Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन शख्सियत को खुशामदीद कहेंगे वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यानी बच्चों के दिल के अमराज और निहायत नाजुक और महारत तलब ये शोबा है। डॉक्टर आलिया कमाल एहसन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी इमेजिंग स्पेशलिस्ट NICVD में कराची में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर बहुत से बच्चों की जानें बचा चुकी हैं। इसके साथ साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी हासिल कर चुकी है और अगर मैं आगे चलूं तो 2 फेलोशिप मुकम्मल कर चुकी हैं और तीसरी फेलोशिप मलेशिया में कार्डियक इमेजिंग में भी उन्होंने सिंध और पाकिस्तान की वो पहली खातून होगी जिन्होंने ये किया है। एक डॉक्टर है, एक रिसर्चर है, एक मेंटोर है और बेशुमार खानदानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको स्टूडियो में बुलाया जाए, बात की जाए और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं और वो इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम शैला, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मुझे जरूरत ही नहीं कराने की फिर तो। नहीं, देखो जिसका जो राइट है वो होना चाहिए, जिसको जो कुछ इज्जत मिलनी चाहिए। वो तो कहते हैं ना कि इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन आपके हिस्से में इतनी सारी इज्जत आई है क्योंकि आपने लोगों की जानें बचाई है। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूंगी कि आपको ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जैसे एक नाजुक और बहुत ही मुश्किल ये शोबा है, तो इसके इंतखाब का जो असल आपकी जो मोटिवेशन थी वो कहाँ से मिली आपको? अच्छा, इसमें एक्चुअली मुझे हमेशा से कुछ चैलेंजेस पसंद है। पीड्स कार्डियोलॉजी इज अ चैलेंजिंग फील्ड बिकॉज इट्स इन वर्क, इट्स इन प्रोग्रेस। एक तो इसको 100 साल से ज्यादा नहीं हुआ, तो इट्स अ वेरी इमर्जिंग फील्ड। इसमें आए दिन कोई ना कोई चेंजेस हो रही हैं। जिस तरह बच्चों के जिंदगी बढ़ती जा रही है तो कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं, सो इट्स अ वेरी इवॉल्विंग फील्ड। अच्छा, जब मेरी बेटी, सबसे बड़ी बेटी, शी वाज बोर्न विद अ हार्ट डिफेक्ट। She was born unfortunately with a PFO and a PDA। और उस वक्त ये था कि I was doing my first fellowship in PEDS। मैंने उस वक्त चेक करवाया और डेफिनेटली हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है और उसके लिहाज से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इट स्पॉन्टेनियसली मीन्स खुद से ही वो बंद हो गए थे बाय द एज शी वाज 1 year old। तो उसके बाद मैंने कंफर्म भी किया, चीज़ें भी की, तो दैट आल्सो गॉट मी इंटरेस्टेड इन पीड्स कार्डियोलॉजी। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डोंट नो, बट द थिंग इज दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स, मतलब आपका थोड़ा इंटरेस्ट होता है, फिर आप उससे फर्स्ट टाइम जो है आपका अपना बच्चा इन्वॉल्व होता है तो आपका इंटरेस्ट काफी पीक कर जाता है उस पर। इंटरेस्ट हो जाता है और फिर ये कोशिश मतलब होती है ना कि बच्चा हमारा ठीक अगर हो गया है तो भी लोगों को फायदा पहुंचाया जाए जिस तरह से होता है, या फिर ये भी होता है कि जी ये क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या मसाइल है और ज्यादा से ज्यादा जानने की फिर कोशिश होती है, उस पर भी बंदा वो काम कर लेता है। अच्छा, आप पाकिस्तान की पहली खातून डॉक्टर होने का एजाज आपके पास है जिन्होंने मलेशिया में पीडियाट्रिक कार्डिक इमेजिंग के जो तीसरी फेलोशिप है वो मुकम्मल की। सो ये सफर कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत ज्यादा था कि आपको लगा कि नहीं जी तो मैं कर लूंगी? अच्छा, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में, इफ़ यू आर मैरिड, यू हैव 3 किड्स और पूरी फैमिली, तो उस वक्त ये डिसीजन लेना कि आपको पाकिस्तान छोड़ के कहीं और से लेकर आना है, इट्स नॉट ईजी। ठीक है, आसान नहीं है। और आप कोई जॉब के लिए या कोई लॉन्ग टर्म शिफ्ट होने के लिए नहीं गए, आपने एक महारत लेनी है और वापस आना है और उसको अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। उसके लिए आपकी फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पीड्स कार्डियोलॉजी का सफर वैसे ही बहुत लंबा है। पहले आपने पीड्स में फेलोशिप करनी है 4 साल की, फिर आपने पीड्स कार्डियोलॉजी में 3 साल की करनी है, फिर उसके बाद सब स्पेशलिटी में करनी है। सो आपका अच्छा खासा साल तो इसी में गुजर जाता है। मतलब अवार्ड आपको, आपसे कहीं ज्यादा आपकी फैमिली को मिलना चाहिए। जाइए जी, कीजिए, हम रह लेंगे जैसा कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड तो फिर पूरी फैमिली के लिए होना चाहिए था। बिल्कुल, इसमें उन लोगों का सपोर्ट, उनका 1 साल की मतलब दिस इज सेक्रीफाइस जो लोग अच्छा, बाहर वहां जब मैं थी तो बहुत से लोग आए हुए थे, नेपाल से कर रहे आए हुए थे, वियतनाम से करने आए हुए थे, अपने बच्चे छोड़ के आए हुए थे, कुछ सिंगल फैमिलीज थी, तो काफी लोग आते हैं। लेकिन पाकिस्तान से मैं उनसे पूछ रही थी, मर्द तो आते, खवातीन बहुत कम आती हैं जो फैमिली के बगैर आए, खास तौर पे ना। सो खैर, इट वाज नॉट इजी 1 साल बच्चों के बगैर रहना, बट एट द सेम टाइम आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग हैज अ टाइम एंड एवरीथिंग पासेस विद टाइम। सो अच्छा सफर रहा।
वहाँ शुरू में डेफिनेटली आपको आसान नहीं होता, आपकी फैमिली साथ में नहीं है, आपको एक आदतें नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों की। ऑल्दो इट्स अ मुस्लिम कंट्री, लेकिन उनकी कस्टम्स डिफरेंट हैं। वहाँ पहली दफ़ा गए तो वहाँ इतना शोर, चीज़ें सब अलग-अलग रहते हैं, कोई एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखता, थोड़े से होता है उनके यहाँ ना। फिर इट टेक्स टाइम टू गेट यूज्ड टू ऑल दैट, तो इट्स नॉट ईज़ी। लेकिन खैर विद टाइम हर चीज़ आपको भी समझ में आने लगती है, उन लोगों को भी समझ में आती लगती है। अच्छा डॉक्टर आलिया, NICVD में आप जैसे कि बहुत बड़ा इदारा है ये, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से आपकी जो एक रूटीन है उसकी जिम्मेदारियां हैं। सो अगर मैं यूं पूछूं कि वहाँ की जो तजुर्बात हैं उन्होंने आपको कैसे मजबूत बनाया? अच्छा, फैमिली NICVD बनाने में तो इनका हाथ होता ही है फैमिली का, लेकिन जब आप किसी इदारे में काम करते हैं तो उसका भी बड़ा हाथ होता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। NICVD इज द बिगेस्ट क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट इन साउथ ईस्ट एशिया। ना सिर्फ वो एक इंस्टीट्यूट है, बल्कि 9 हॉस्पिटल अंडर वन इंस्टीट्यूट है। ऑल ओवर द सिंध उन्होंने अपने सेंटर्स खोले हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है कराची में है, जिसमें आई बिलोंग टू कराची। तो उसमें यह है कि इट्स ऑल्सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, थोड़ा पॉलिटिकली ड्रिवन भी है, तो हर चीज़ के लिए आपको चैलेंजेस होते हैं। जो मैंने देखा था वहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है, वो यहाँ इतना अवेलेबल नहीं है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के ऑल्टरनेट्स देखने पड़ते हैं। ये बात वो लोग भी कहते थे कि हम ये देखते हैं कि आप लोग किस तरह जो है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के साथ LMIC जो लोअर एंड मिडिल कंट्रीज में हम लोग आते हैं, तो उसमें जो है किस तरह आप डिफरेंट चैलेंजेस के साथ सेम थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक लेवल तक सर्जरीज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज ऑल ओवर पाकिस्तान ही कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे जिनको जरूरत है, क्योंकि अगर हर साल 50 से 60 हजार बच्चे दिल के मर्ज के साथ पैदा हो रहे हैं, तो उनमें से 1/4 ये 25% वो है जो क्रिटिकल मीन्स कि विद इन अ मंथ वो प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स हैं, उनको जो है कोई सर्जिकल ऑप्शन चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क में अभी इतनी तरक्की नहीं हुई है कि हम उनको ऑप्शन दे सकें। और बाहर इस तरह के ऑप्शंस, इस तरह की ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। तो हमारे तो अच्छा, अगर जिस तरह आप बता रही हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है, पाकिस्तान जिस तरह का एक मुल्क है उसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है, या यूँ कहिए कि लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है। तो आपने बहुत सी जानें बचाई होंगी, बड़ा अहम रोल प्ले किया है आपने। कोई ऐसा केस या कोई ऐसा लम्हा जिसने आपके दिल पे बड़ा गहरा असर छोड़ा, या वो आज भी आपको याद? अच्छा, कुछ तो आपके फतह होती हैं, कुछ कोई आपके टेक होम। अच्छा, हमारे एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसमें कुछ होते हैं सिंड्रोमिक चाइल्ड। सिंड्रोमिक मींस कि उनमें एक से ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस होती हैं बीमारी की, तो उनको अमूमन हम लोग ऑप्शंस नहीं देते सर्जरी वाले, कि हमारे पास नॉर्मल चिल्ड्रन इतने हैं कि आप उनको भी ऑप्शंस दें। सो देयर वाज दिस 18-year-old गर्ल who was a case of Down syndrome ना। उसका सबसे इंटरेस्टिंग ये थी कि she was मतलब a very active Down, जो अपने काम भी कर रही थी, घर के अपने खुद ही चीजें कर रही थी। तो उसका फादर मेरे पास लेकर आया था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको जो है इंटरवेंशन गाइडेड उसका सुराख जो है वो बंद करने की कोशिश करूंगी। तो एक तो एनेस्थीसिया को ऑन बोर्ड लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके बच्चों में ना सिर्फ दिल के मसले होते हैं, इनमें जो है फेफड़ों के भी मसले होते हैं। तो लंग प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी जब आप GA वगैरह देते हैं तो ये बच्चे वापस आना इनके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिर इस चैलेंज को उठाया, GA वालों को समझाया, GA वालों ने उस पर बहुत मुझे टफ टाइम दिया, लेकिन फिर हमने उसको लिया, फिर उसकी क्यात की, फिर हमने आफ्टर ऑल उस बच्ची को हमने डिवाइस लगा दी। अच्छा। सो ऐसे पेशेंट्स को ऑप्शन देना जिसको आप बाकी कोई भी नहीं देगा, दैट इज अ गुड थिंग। और ये है कि मतलब अगर वो, क्योंकि पूरी दुनिया में अब डाउन सिंड्रोम को एक इशू नहीं लेते हैं, दे एक्सेप्ट देम एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो हमारे अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, लेकिन वर्किंग तो उसमें जो है मतलब काम खुद कर रही थी, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं थी। उसके फादर और उसके काफ़ी बूढ़े से पेरेंट्स थे। सो दैट वाज वन ऑफ द जो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द स्टोरीज दैट हिट यू हार्ट, मतलब थैंक गॉड इट वाज अ गुड मोमेंट। इसी तरह
और छोटी सी एग्जांपल है, एक बच्ची थी, वो कराची यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में कर रही थी, बीएससी बीसीएस बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एंड इंसिडेंटली डायग्नोज एज अ पीडीए। हमने उसको ट्राई किया। अच्छा, उसका पीडीए बंद करना काफी मुश्किल था क्योंकि इट वाज कॉन्स्ट्रिक्टेड वन एरिया, और उसको 1 घंटा लगा, और हमने उसको रेट्रोग्रेड मींस दैट वाज नॉट नॉर्मल, उसको बंद किया और वो हो गया। तो दीज आर द थिंग्स, जब आप करते हैं ना तो आपको खुशी होती है कि एक ऐसी बच्ची जो कि पढ़ भी रही है, जिसकी पूरी लाइफ अहेड है, उसको ना आपने ऑप्शन दिया है। ठीक है। अच्छा, हम इतनी बातें कर रहे हैं, जाहिर है कि मैंने भी कुछ पढ़ लिया है आपसे पहले, आप तो माशाल्लाह हैं ही। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि जरा ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हमारे नाज़रीन को, सामीन को, जो भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, आखिर है क्या, और बच्चों में जो दिल की बीमारी है उसकी जो जैसे कहना चाहिए कि डायग्नोज करना क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है? ओके, पीड्स कार्डियोलॉजी मींस, जिस तरह का नाम है कि बच्चों में पैदाइशी दिल के अमराज, इसमें कुछ पैदाइशी आते हैं और कुछ बाद में आते हैं। ठीक है, जो पैदाइशी होते हैं उसमें सुराख हो सकते हैं, लाइक होल इन द हार्ट आपने सुना होगा, उसमें वाल्व्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकते हैं, मींस तंग होते हैं, तो हम उसको ऑप्शन होता है कि हम उसको एंजियोग्राफी के जरिए खोल लें या ऑपरेशन के जरिए खोल लें। उसके अलावा उसमें जो है सुराख के अलावा उसके खाने उल्टे बने हुए होते हैं, नॉर्मल अपनी जगह पे नहीं होते, शरियाने उल्टी बनी हुई होती हैं, शरियाने तंग होती हैं। अच्छा, ये सब पैदाइशी है, मींस आप फीटल इको जो हम कहते हैं ना कि बच्चा मदर के वूम में है, उस सब भी आप डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा एक खाना पूरा गायब होता है बच्चे का, ठीक है, खाना नहीं बना हुआ होता। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको कंजेनाइटली बच्चा पैदा होता है। और इसके अलावा करंट का मसला हो सकता है, उसका जो है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें ये होता है कि या फिर करंट बहुत तेज हो रहा है, उसका दिल इतना तेज हो रहा है कि फिर वो फेलियर में जा रहा है, या फिर ब्लॉक है, मींस करंट ही आगे नहीं जा रहा, तो इसके भी इश्यूज होते हैं। फिर कुछ बच्चों में जो है ये होता है कि वक्त के साथ कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ होता है, ये वो जेनेटिकली इनहेरेंट होते हैं, उनका दिल कमजोर हो जाता है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपने रोमैटिक फीवर का सुना होगा, जिसमें इन्फेक्शन होता है, बच्चों का गला खराब होता है और फिर दिल जो है, दिल के वाल्व्स इफेक्टेड हो जाते हैं। वो उसकी शरह हमारे पाकिस्तान में हम हाई रिस्क एरिया में आते हैं, तो वो एक्वायर्ड, वो भी हम मतलब जो चीज बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में 20 साल में हो रही होगी, वो हमारे यहाँ बच्चा MS का वो 8 साल में आ रहा होगा। इट्स सो एक्सीलरेटेड। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। या अच्छा, फिर अगर मैं ये आपसे एक रेशो पूछना चाहूँ कि बच्चों में जो पैदाइशी दिल की बीमारियां हैं, पैदाइशी की बात कर रही हूँ अभी मैं आपसे, तो कितनी आम है? मतलब वालिदैन को किन इब्तिदाई जो एक सिम्टम्स होते हैं उन पे फौरन तवज्जो दे लेनी चाहिए? अच्छा, ये है कि 1 in 100 लाइफ बर्थ मीन्स अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें एक बच्चे को दिल का आर्जा होगा ही होगा। इट मीन्स 10 in 1000 ये दिल के आर्जे के साथ पैदा होंगे। कम ये इनमें मैं उनकी शरह नहीं ले रही जो कि रोमैटिक फीवर हो गया या फिर दिल कमजोर हो गया या करंट का कोई मसला हो गया, वो एक अलग फिगर्स है। ठीक है, इनमें अच्छा बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, या फिर वो पैदाइश के बाद जो है वो नीले पड़ जाते हैं, आपको फौरन पता चल जाता है इसमें कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, या एक हफ्ते बाद आपने आराम से छुट्टी कर दी, सब कुछ सही रहा, एक हफ्ते बाद सडनली वो बच्चा जो है बिल्कुल या नीला हो रहा है, या बच्चा बिल्कुल लेथार्जिक होकर आ रहा है, शॉक, उसकी पल्सेस ही नहीं है, वो शॉक लाइक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ जो है फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं, मीन्स वो जब दूध पी रहे होते हैं उसमें ये होता है कि वो एक तो मुश्किल से दूध, क्योंकि उनको खींचना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है, तो फिर उनको पसीने भी आ रहे होते हैं। माएँ बाकायदा कंप्लेन कर रही होती है कि एक तो बच्चा छोड़ छोड़ के दूध पीता है, एक सिटिंग में सही तरह नहीं पीता, 40 मिनट लग जाते हैं, और फिर जो है उसको पसीने भी आ रहे होते हैं। इट मीन्स फेलियर के साथ है। ये बच्चे 3, 4, 5 हफ्ते बाद आपको प्रेजेंट करेंगे। कुछ बच्चे इस तरह के होंगे कि उनके दिल की धड़कन बहुत तेज होगी, जब आप इको करेंगे तो उनका दिल जो है कमजोर होगा, तो अमूमन ये होती है कि उसकी जो कॉर्नरीज है वो गलत जगह से निकल रही होंगी। तो ये बहुत सारी प्रेजेंटेशन है, मल्टीपल प्रेजेंटेशन। और कुछ अगर पैदाइश पे नजर नहीं आता, जिस तरह एक छोटा सा PFO होगा या कुछ होगा, वो 40 साल बाद जब सडनली जैसे मैं हूँ या आप है, कोई सिम्टम्स हो गए, तो इको कराया तो पता चला उसमें पैदाइशी सुराख था। कुछ बच्चे जो है 12 साल पे सडनली उनकी हिस्ट्री होगी कि खेलते खेलते एकदम से गिरे या मर गए, और इनमें हिस्ट्रीज हैं बाकायदा, या बेहोश हो गए। अच्छा, So they are variable symptoms.
अच्छा, ये फर्ज बात कीजिए कि किसी बच्चे में एक पैदाइशी कोई नुक्स, कोई सिम्टम्स नजर आ गए, कुछ चीज हो गया, इलाज का पहला कदम क्या होगा? पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा अगर वो फर्स्ट पेरेंट्स लेना चाहें? आपको फर्स्ट तो ये है कि आपको डायग्नोस करना है, ठीक है? और हमारी हाई सस्पिशन भी होता है, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ मिल रही है या आपको लग रहा है, तो बहुत हम्म, सारी बीमारियां जो होती हैं, जिस तरह नीलापन होता है, कोई कुछ लोग कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल भी इस तरह प्रेजेंट करते हैं, तो आपने क्या करना है, तीन चीजें तो करानी है, एक ईसीजी, एक्सरे और इको। इन तीनों ठीक। पे आप जो है मोर देन एन इको, इन तीनों पे आप जो है मोर देन 90%, 95% ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, अच्छा, दीज वैसे आर अगर, हाँ कहिए कहिए। दीज आर द बेसलाइन टेस्ट जिस पे आपको हम्म, मिल जाती हैं। बहुत कम हम्म। होती हैं जिसके में आपको फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में है कि क्या अगर पैदाइशी दिल के कोई नुक्स है, तो इलाज जो है उसका हमेशा सर्जरी ही होता है, या कुछ सूरतों में आप जो है वो मेडिसिन की तरफ या जो ट्रीटमेंट इस तरह का है उसकी तरफ भी जा सकते हैं आप? अच्छा, हर सुराख अलग होता है। अगर एक ही तरह का सुराख भी हो तो उसके साइज में फर्क होता है। फिर उसका दिल में हम कहते हैं हीमोडायनेमिक्स, मींस उसका फेफड़ों पे और दिल के खानों पे क्या असर है और हम्म, शरियानों पे क्या असर है, वो भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। तो जिस तरह मैं अपनी बेटी की एग्जाम्पल दी, उसका छोटा था, उसका वक्त के साथ बंद हो गया, ठीक है, अच्छा। कुछ नहीं करना पड़ा। कुछ लोगों में ये होता है कि हमें फिर भी दवाइयाँ देनी होती है, वक्त के साथ वो छोटा हो जाता है, रहता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। कुछ में हम हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, या फिर हम उसको वॉच एंड लर्न, मतलब वॉच करेंगे, बंद होता है तो ठीक है, वो स्पॉन्टेनियसली बंद हो गया। हम्म, अगर बहुत बड़ा है, छोटा ही बच्चा है लेकिन बहुत बड़ा सुराख है, वो फेलियर के साथ है, तो आपको बंद करना पड़ेगा। तो उसमें आपके दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या आप सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाएंगे या इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। अगर वो बच्चा जो है 15 किलो से ज़्यादा है, 1.5 साल का हो गया है, तो वही ASD को आप इफ़ इट्स डिवाइसेबल तो आप डिवाइस लगा के बंद कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे आप। जिस तरह हम कैनुला लगाते हैं उसी तरह हम हम्म, कैनुला पैरों पे लगाएंगे और वो डिवाइस उससे लेके जाएंगे दिल तक और उसको हम्म, बंद करेंगे। ठीक है, इसमें आसानी ये होती है कि इसमें GA कम इस्तेमाल होता है, ओपन हार्ट नहीं होता है, और आप दूसरे दिन अगर इफ देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन आप छुट्टी भी कर सकते हैं। ठीक। दूसरा ऑप्शन अगर उसके ये भी नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। सर्जरी को आप में बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें आपको बाईपास में जाना पड़ता है, जो क्लोज्ड हार्ट होती है उन पे आपको नहीं जाना पड़ता। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल इश्यूज। अच्छा, अब मैं ज़रा आपकी तरफ दोबारा आ जाती हूँ क्योंकि हमने तो इस तमाम ये डिज़ीज़ की बात की। ख़वातीन के लिए मेडिकल का शोबा, ख़ुसूसी अगर मैं कहूँ कि स्पेशलाइज़ेशन जो होती है, इसमें अभी भी थोड़ी-सी मुश्किलात हैं। आपके मुताबिक, क्योंकि आपने ख़ासा काम किया है, अगर आज की नौजवान लड़कियों को इस मैदान में आना है या वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उसके लिए करना क्या होगा? अच्छा, खवातीन के अलावा मर्दों के लिए भी ना मैं कहूँगी कि आसान नहीं है, बिकॉज इट्स अ अच्छा, वेरी लॉन्ग जर्नी। आपने हाँ। 5 साल मेडिकल किया, उसके बाद आपने 4 साल एक और फेलोशिप की, और जो मैंने उठाई है वो तो है ही बहुत लंबी। और स्पेशलाइज़ेशन जिस तो वैसे भी किसी भी चीज़ का करेंगे तो वो तो मसला ही है ना, मतलब मुश्किल ही है ना। एग्जैक्टली, मुश्किल। एग्जैक्टली। और आपने अगर इसमें आना है, चाहे औरत हो या मर्द हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कमिटेड। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सही। और इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने ज़िंदगी भर पढ़ना है, एग्ज़ाम्स देना है, अपने आप को बेहतर करना है। अगर मैं हुँ, कह भी दूँ कि अभी मैंने ये कर लिया, हो सकता है कोई नई चीज़ आ जाए, मैं बाहर से वो 1-2 महीने करके आ जाऊँ और फिर वो यहाँ हुँ, अप्लाई करूँ। सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस जर्नी। तो एक ऐसा बंदा जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हुँ, बेहतर है कि वो लोग जो कमिटेड हैं, जो कि हुँ। इस शोबे के साथ पूरी तरह कर सकते हैं, उन्हीं को आना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या मर्द हो। मतलब अप टू बिकॉज़ डेट रहने के लिए आपको गाहे-बगाए या टाइम टू टाइम आपको वो कोर्सेज़ करते रहने हैं क्योंकि नई-नई डिज़ीज़ आती ऑफ रहनी है, कोर्स। तब तो आप ये कीजिए, और अदरवाइज़ आप पुरानी 2 बीमारियाँ लेके बैठे हुए हैं कि जी मैं तो उसी का इलाज करता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली, और ठीक है। ऑप्शंस भी नए-नए आए हुए हैं। तो हाँ, आप सर्जिकल नए ऑप्शंस पे मुझे याद है, मुझे अभी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरी एक दोस्त का अनफॉर्च्यूनेटली जो है ओवेरियन टेस्ट टोर्जन हुआ और उसको फ्लोरोस्कोपिकली बंद करना था। तो ऑडली इनफ देयर वाज़ नो वन इन द प्राइवेट सेक्टर। द डॉक्टर हु डिड द सर्जरी वाज़ इन JPMC, और वहाँ अच्छा। से वो प्राइवेट में जो है वो एज़ अ क्या कहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप में वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके सर्जरीज़ करते थे। बट ही वाज़ डूइंग इट इन जिन्ना। सो हुँ, ये भी इश्यूज़ है कि उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से मुतहर्रिक किया, उसमें और काम किया। सो ही वाज़ वन ऑफ दोज़ इन कराची।
So these are examples of people commitment to a care. ठीक है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान आपको ये अवार्ड मिला और ये मिल चुका आपको, लेकिन इस एजाज ने आपके लिए जो आपकी एक प्रोफेशनल एक आपकी जो जर्नी है तो उसमें कोई नई राहें खोली? प्राइड ऑफ पाकिस्तान मुझे इसलिए मिला था क्योंकि हम लोग एक तो इसके अलावा भी हम लोग डिफरेंट वर्क्स करते हैं ना, तो हमने जो है ये जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें जो हॉस्पिटल, खास तौर पे मेरा एक्चुअली चैरिटी बिकेम्स एट होम, आई बिलीव दैट वेरी वेल। सो हम लोगों ने अपना जो पूरा पीस कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट था उसको रिवैम्प किया था। उसमें जो है हम लोगों ने जो हमारे सारे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस तबका था, उनको लिया था और उनको जो है पूरा हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने पूरा रिवैम्प करके एंड दैट हमने रोटरी इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किया था एंड दैट वाज एक्सेप्टेड एज अ प्रोजेक्ट और उसमें हमें ग्रांट मिली थी टू डू इट फर्दर। सो इस तरह जब आप डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे होते हैं उन्हीं बच्चों को, अब आप देखें जी जिस कंडीशंस में ये बच्चे खासतौर पे NICVD में जो है वो बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक से बिलोंग करते हैं, अगर आप उनको एक अच्छी जगह दे दें, जैसे अच्छे से पिक्चर्स लगा दें, एक थोड़ा सा हैप्पी माहौल दे दें, वही AC दे दें, अच्छा साफ सुथरी, तो उससे आपकी सेहत पे कुछ नहीं तो फर्क तो पड़ता है ना। माहौल का बहुत क्यों पहले कहते थे कि अगर आपने बेहतर होना है तो आप अपने जगह चेंज करें, कोई बेहतर जगह पे जाए। सो इट हेल्प्स ऑल्सो ना, आपने उनको जदीद बेड लगवा दिए, तो इस तरह के हमने बहुत सारे काम किए हैं। सो डेफिनेटली एवरी पेनी काउंट्स एंड एवरीथिंग हेल्प्स। पाकिस्तान में किसी भी अच्छे काम को डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल है और फिर पाकिस्तान में उसका रिजल्ट मिलना और अच्छे उसमें मिल जाना वो भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको मिला, बड़ी खुशी हुई मुझे कि कम से कम पाकिस्तान में एडमिट तो किया गया किसी काम को, वरना यहाँ तो आपको पता ही है कितने अच्छा काम कर लें वो आपको उस तरह से नहीं मतलब आपको हाथों हाथ लिया जाता। कार्डियक इमेजिंग की अगर मैं बात करूँ, अभी आप बात कर रही थी कि हमें कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, तो जो कार्डियक इमेजिंग है इसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में ये जो फील्ड है वो पाकिस्तान में कुछ चेंज होगी, मजीद चेंज होती चली जाएगी, या कुछ जल्दी, जैसे आप कह रही है कि पाकिस्तान हम तकरीबन 20 साल ही पीछे हैं, वहां कुछ हो जाता है और हम अभी तक पुराने ही काम कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ जल्दी होगा कोई काम आगे? ओके, अब इसके लिए मैं कहूंगी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इमेजिंग फ्यूचर है, ठीक है। अभी हम लोग फ्लोरोस्कोपिकली और इस तरह ऑप्शंस दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये भी है कि हम लोग सिर्फ इमेजिंग के जरिए भी विदाउट एनी फ्लोरो ऑप्शंस हम बंद कर सकेंगे। अब इमेजिंग में क्या क्या आता है? इमेजिंग में जो है फीटल इको आता है, पैदाइश से पहले आपने जो है वो बच्चे को डायग्नोज कर लिया, नंबर 1। आपका बेसलाइन इको आता है, आपका टी आता है जिसमें आपने एक कैमरा डाल के जो है देख लिया सारे चैम्बर्स। उसके बाद आपका CT आता है। CT में ये आपने जो है उसको जो है एक मशीन है उसमें गुजारा, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ जाता है। फिर CMR आ जाता है, कार्डियक CMR। उसमें जो है जो खासतौर पे हमारे अडल्ट उनमें मसला होता है थोड़ा हमें देखने के लिए, तो उसमें CMR में फेलियर्स और हार्ट फंक्शंस का रोल बहुत है। तो देयर आर सो मेनी मोडालिटीज और उस इनके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किसको आपको कब ट्रीटमेंट के लिए लेकर आना है वो आसानी हो जाती है। तो पूरी टीम बैठती है, इट्स नॉट अ वन पर्सन, उससे पूरी टीम बैठती है जिसमें आपका सर्जन भी आपके साथ होता है, आपका ICU स्पेशलिस्ट भी साथ होता है जिसने देखना है, फिर इमेजिंग स्पेशलिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट, एक फुल टीम बैठी हुई होती है, फिर वो डिसाइड करती है। तो इमेजिंग इज द फ्यूचर। और जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हमारे कॉम्प्लेक्स बच्चे जो 1/4 बच्चे जो हर साल पैदा हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल के साथ पैदा हो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ऑप्शंस हम क्या कर देते हैं, सिर्फ सिंगल वेंट्रिकल। दैट इज नॉट फेयर। ये बच्चे भी अच्छी तरह से कम एक नॉर्मल लाइफ काफी हद तक गुजार सकते हैं। उनके लिए ऑप्शंस के लिए आपको एक अच्छा इमेजिंग स्पेशलिस्ट चाहिए जो आपको एक सर्जन को एक बहुत अच्छी चीज दिखा सके कि इस तरह पैच लगाना है, इस तरह करना है। ये चीज अभी हमारे यहाँ थोड़ी कमजोर है जिसको हमें डेवलप करने की जरूरत है। सेकंड जो है, जो नौजायदा बच्चे हैं जो 1/4 वाले जो पहले प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे उसमें ऑप्शंस कम हैं। बहुत कम लोग जो है PTA स्टेंट कर रहे हैं या उस वक्त 1 मंथ के अंदर जो है पूरा सर्जरी करके कॉक्टेशन रिपेयर करके, मीन इनको बहुत जल्दी जो ऑप्शंस है ना वो भी कम है। थर्ड हमारे यहाँ फिर एक वो है जो अडल्ट कंजेनाइटल है। अडल्ट कंजेनाइटल मीन्स 18 साल के बाद।
क्योंकि अच्छा। हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अब, चूंकि हम उनको इंटरवेंशन कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं, मेडिकल ऑप्शंस दे रहे हैं, अब मोर देन 90% आर बिकमिंग अडल्ट कंजेनाइटल। तो एक नया ग्रुप है। इसमें मैंने एक्चुअली रिसर्च भी की थी, और पाकिस्तान से मैं पहला था। सबसे बड़ी बात ये, इवन मलेशिया में डॉक्टर गीता हैं, शी इज एन अडल्ट कंजेनाइटल। शी वाज सरप्राइज, उन्होंने कहा तुमने यहाँ आने से पहले ही अडल्ट कंजेनाइटल पे इतना अच्छा पेपर किया हुआ है, तुमने बताया ही नहीं। मैंने कहा कि अच्छा इंसान का काम बात करे ना, तो उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों ने जो है पूरी दुनिया में किया हुआ है, एंड फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ दोज वन। तो और वो भी ICVT के प्लेटफॉर्म पे हमने अपना पेपर छापा है, जिसमें हमने अपना प्रॉब्लम्स दिए हैं और कॉम्प्लिकेशंस दिए हैं, और उसके बेसिस पे मुझे बहुत आर्टिकल्स और चीज़ें मिलती हैं कि मतलब आप काइंडली इस पे एक और चीज़ करें, काम करें। दिस इज बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर फील्ड। तो वो एक अलग चीज़ है जिसको हमें अच्छी तरह से डेवलप करने की ज़रूरत है। दे आर मल्टीपल। और हाँ, हार्ट फेलियर, हार्ट ट्रांसप्लांट, दैट इज अनदर, मतलब दे आर मल्टीपल एरियाज जिसमें जो है हमें काम करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह विद टाइम बहुत से लोग कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज और भी बताइए, जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार पैदाइशी, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कुछ चीजों की अगर हम एहतियात बता दें तो क्या इससे रोकथाम हो सकती है, या आपको लगता है कि नहीं ये पैदाइशी है, एक दफा बच्चा जाहिर है कि जब वो हो गया है, बन गया है, तो फिर तो जाहिर है मुश्किल होगी, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब माँ की सेहत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं माँ को सेहत का ताल्लुक बनता है, अगर माँ को ये आप प्रिकॉशनरी मेजर्स करा दे तो बच्चा जो है वो सही पैदा होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया शैला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम LMIC में आते हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। हमारे यहाँ अच्छा मल्टीपल हैं, ठीक है। पहला तो मैं ये कहूँगी देयर आर मल्टीपल कॉज ऑफ कंजेनाइटल। एक तो हमारे कजन मैरिजेस और इन फैमिली, अगर एक को है तो फिर डेफिनेटली फैमिली में अगर मदर को है तो 10% है, फादर है को इतना परसेंट है, एक सिब है तो दूसरे पेप से, मतलब पूरा जेनेटिक्स है। एक तो वो हो गया, ठीक है। तो आप हर दफा फीटल इको करके देखेंगे, और जरूरी नहीं है कि सब में होगा। 10% मीन्स 90% चांसेस है कि नहीं होंगे। सेकंड वो है जो हमारी मैल नॉरिश्ड मदर्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज। हमारी मदर्स को खाने पीने के लिए और वो मिनरल्स, वाइटामिन मौजूद ही नहीं है। अब आप जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सारी चीजें मदर से ले रहा है। जब मदर के पास चीजें है ही नहीं देने के लिए, तो वो क्या बच्चे में डेवलपमेंट होगी? सो दैट इज ऑल्सो अ कॉज। सो हमारी जो ये मैल नॉरिश मदर्स हैं, इन पे हमें काम करने की जरूरत है, तो ताकि हम मैल नॉरिश बच्चे ना पैदा करें जिनमें कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो। और सबसे अच्छा, जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम सारी हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम सबसे कॉमन है पूरी दुनिया में, वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ही है। सही, ठीक। थर्ड ये है कि कुछ मदर्स जो है कोई मेडिकेशंस ले रही होती हैं दिमाग के हवाले से, दिल के हवाले से, और उनको पता ही नहीं होता कि वो जो है फीटस पे अफेक्ट कर सकती हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग जो इस पे जो है हमें जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं, मेंटोर भी हैं, खवातीन को एम्पावर करने के लिए, नई नस्ल की तरबियत के लिए कुछ आपके पास आगे पाइपलाइन में कुछ है, कुछ इकदाम किए हैं आपने, ये करना चाहती हैं? अभी तो मैंने जो है यही चाहती हूँ कि मैं इमेजिंग को डेवलप करूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी जब मैंने स्टार्ट भी किया था इसको करने में, तो मुझे जिस तरह मैंने PMDC, मतलब पहली बात ये कि मुझे रेजिस्टेंस बहुत मिली, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मसला बहुत है कि व्हाट इज दिस, ये हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा चीज होती है। सेकेंड बात ये है कि फिर मैंने PMDC को इन्वॉल्व किया, उनको कहा, तो पता चला उनके पास ये शोबा ही नहीं है, मतलब ये कैटेगरी नहीं है कंजेनाइटल कार्डियक इमेजिंग। तो उसको ऐड ऑन करने में मुझे बहुत टाइम लगा। इट टुक मी 3 months कि उनको एक्सेप्ट कराऊं, उनको समझाऊं कि पूरी दुनिया में ये इतना रेयर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ सक्सेस स्टोरी, वो हो गई है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, और लोगों को एक्सेप्टेंस में भी आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है। सो द थिंग इज बस रुकना नहीं है, लगे रहना है, और इंशाल्लाह इसको डेवलप करवा के दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, कुछ आपसे मुतालिक बात की, कुछ आपके जो करियर से मुतालिक बात की, और फिर डिजीज से मुतालिक भी इसलिए बात की ताकि हमारे नाजरीन जो है वो गुफ्तगू सुने, उन्हें पता चले, वो मुतासिर हो, मालूमात उनको मिले, और एक यही मकसद होता है हमारे प्रोग्राम का भी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शैला, इट वाज रियली नाइस बीइंग हियर एंड गिविंग पीपल एजुकेशन।
बिल्कुल। अच्छा जी, उसके साथ ही हम अपने जो नाज़रीन हैं उनसे कहते चलें कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फ़ेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप दुनिया में जब कहीं भी जाएँ या फिर कहीं हो तो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। शैला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। फिर मल्ला। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.